हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय की सीरीज में हम बात कर रहे थे आपके अध्याय 7 राशियों की तुलना की, जिसके तहत हमने आपकी प्रश्नावली 7.1 और 7.2 और इनसे संबंधित जो भी बेसिक है उस बेसिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.3 को। जैसा कि हमारे पढ़ाने का तरीका है, हम पहले इस प्रश्नावली से संबंधित जो भी बेसिक है इसको पहले समझेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली 7.3 के तहत जो आपके प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्नावली के बेसिक की। तो इस प्रश्नावली में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है आपका चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज। आपने साधारण ब्याज के बारे में पिछली क्लास में जरूर पढ़ा होगा, जिसका सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे में 100। ये आपके एक साधारण ब्याज का सूत्र है। अगर मैं बात करूं चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है पहले उसको समझते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज एक ऋण या जमा पूंजी पर वह ब्याज है जिसकी गणना प्रारंभिक मूलधन और पिछली अवधि के संचित ब्याज दोनों के आधार पर की जाती है। यानी चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपके ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। अभी मैं आगे समझाऊंगा कि ब्याज पे ब्याज कैसे लेते हैं। अभी केवल आगे एक बार परिभाषा देख ले कि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपका प्रारंभिक मूलधन है और उसके बाद हर वर्ष जो ब्याज जुड़ता है उस ब्याज के ऊपर भी क्या लिया जाता है? ब्याज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लिया जाता है। अतः इसका दूसरा नाम क्या है? ब्याज पर ब्याज। एक साधारण ब्याज की तुलना में, यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो एक साधारण ब्याज की तुलना में एक राशि को तेज दर से यहां पर विकसित किया जाता है। यानी चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपकी जो एक राशि है वो बहुत तेज गति से बढ़ती है, जिसकी गणना केवल और केवल किस पर की जाती है? मूलधन पर की जाती है। तो उसकी गणना किस पर की जाती है? मूलधन पर की जाती है। इसको अब हम आगे समझेंगे। अभी केवल आप एक बार देख लो कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। ये हमने आपकी 7वीं क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। वही बात करूं मैं चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है कुल राशि माइनस मूलधन। क्या होता है? कुल राशि माइनस मूलधन। यानी CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आपकी कुल राशि का सूत्र क्या है? ए बराबर क्या है? ए बराबर कुल राशि है। क्या है? कुल राशि। तो कुल राशि का सूत्र होता है P गुणा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। क्या होता है? ए बराबर P। P क्या है आपका? मूलधन। क्या है? मूलधन। जो आपने राशि उधार दी थी वो मूलधन। R क्या है यहाँ पर? R है यहाँ पर ब्याज की दर। क्या है? ब्याज की दर। और टी क्या है आपका? समय, कि कितने समय के लिए आपने धन उधार दिया था। तो इससे हमारा क्या निकलेगा? इससे हमारा निकलेगी कुल राशि। तो कुल राशि में से जब हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? चक्रवर्ती ब्याज आएगा। मतलब अगर मुझे CI निकालना है तो देखो अमाउंट का सूत्र ये है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, और इसमें से किसको घटाना पड़ेगा? इसमें से मूलधन यानी P को घटाना पड़ेगा। तो ये आपके एक सूत्र हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज का। इसका सूत्र होगा चक्रवर्ती ब्याज का कि पहले हमें कुल राशि निकालनी पड़ेगी, कुल राशि में से हमें मूलधन को घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। चलिए अब इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है। देखो जैसे हमारे पास मूलधन, मूलधन कितना है? 100 रुपए। मूलधन कितना है? 100 रुपए। मूलधन मतलब P मतलब प्रिंसिपल। ठीक है। और ब्याज की जो दर है, ब्याज की दर, ब्याज की दर मतलब R कितनी है आपकी? वो है 10%। कितनी है? 10%। तो यहां पर देखो किसकी गणना की हुई है? साधारण ब्याज की। किसकी गणना की हुई है? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की। और इधर किसकी गणना की गई है? आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो पहले साल मूलधन, मूलधन कितना है यहाँ पर? 100 रुपए।
ब्याज की दर कितनी है 10%। तो 100 का 10%, 100 का 10% कितना होगा 100 का 10%, यानी कि 10 रुपए। यानी ब्याज कितना हुआ, ये तो मूलधन था और ब्याज कितना है, ब्याज आपका हो गया 10 रुपए। तो पहली साल जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 110 रुपए, और पहली साल आपका जो सीआई होगा, आपका चक्रवर्ती ब्याज, वो भी कितना होगा, वो भी होगा 110 रुपए। यहां तक तो समान है। फिर बढ़ते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल में देखो, आपके मूलधन यहां पर सेम ही रहेगा कितना 100 रुपए, और ब्याज कितना रहेगा 10%। तो वही मूलधन कितना हो गया 100 रुपए, ब्याज कितना हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया, वो हो गया 10 रुपए। तो आपकी जो साधारण ब्याज में कुल राशि थी वो कितनी होगी, वो होगी 120। कितनी होगी 120। भाई 110 रुपए पहले राशि थी और इस साल का 10 रुपए ब्याज और जुड़ गया, तो अब राशि कितनी बन गई 120। लेकिन यहां पर देखो सीआई के अंदर जो आपका अमाउंट था, सॉरी जो प्रिंसिपल था, वो क्या हो गया, बदल गया। क्या हो गया, आपका जो प्रिंसिपल था वो क्या हो गया, वो बदल गया। अब देखो, अब यहां पर मूलधन कितना है, अब यहां पर मूलधन है आपका 110 रुपए। कितना है, मूलधन है आपका 110 रुपए, और 110 का 10% कितना होता है, वो ब्याज होता है आपका इंटरेस्ट, वो होता है 11 रुपए। कितना होता है 11 रुपए। तो यहां पर तो देखो, यहां पर हमने वही मूलधन लिया है जो प्रारंभ में था, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा मूलधन लिया है, जो पहले साल के बाद ब्याज के सहित राशि आई थी वो ली है। तो देखो 110 का 10% कितना होगा 11 रुपए। तो दूसरे साल में सीआई के तहत जो राशि थी वो कितनी होगी, वो होगी 121, और यहाँ पर कितनी है 120। देखो 1 रुपए का फर्क आ गया। ये क्या है आपका चक्रवर्ती ब्याज, 1 रुपए ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं तीसरे साल की। तो तीसरे साल में साधारण ब्याज में मूलधन वही कितना रहेगा आपका 100 रुपए। कितना रहेगा 100 रुपए, और ब्याज कितना रहेगा 10 रुपए, है ना। तो 100 रुपए आपकी राशि है और ब्याज आपका कितना है 10 रुपए। तो पहले राशि कितनी थी 120, 120 के अंदर इस साल 100 रुपए पे 10% ब्याज और बढ़ गया, तो अब राशि कितनी होगी 3 साल के बाद होगी 130 रुपए। कितनी होगी 130 रुपए। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर दूसरे साल के अंत में कितनी राशि थी 121। 121 पे 10% ब्याज लगा। कितना लगा 10% ब्याज, तो वो कितना हो गया 12 रुपए और 10 पैसे, ये लग गया ब्याज। अब इसकी राशि कितनी होगी 133 रुपए और 10 पैसे। देखो दोनों के अंदर 3 साल के बाद कितना फर्क आ गया, 3 रुपए और 10 पैसे का फर्क आ गया। आपका एसआई 130 रुपए है साधारण ब्याज 3 साल के बाद, जबकि आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है 133 रुपए और 10 पैसे है। तो यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रहा है। सीआई के अंदर क्या हो रहा है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रहा है। लेकिन आपके साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज के अंदर मूलधन हमेशा सेम ही रहता है, भले 10 साल हो या 50 साल, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल हर साल जो ब्याज होता है वो ब्याज ही जुड़ता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर देखो, मूलधन भी बढ़ता है हर साल, मूलधन ब्याज के सहित बढ़ता है, यानी ब्याज पे भी ब्याज लेते हैं। तो जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। धीरे धीरे जब राशि बड़ी होती है तो ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो दोनों के अंदर आपको उम्मीद करता हूं अब यहाँ पर अंतर समझ में आ गया होगा कि आपके चक्रवर्ती ब्याज को ब्याज पे ब्याज क्यों कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं। आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखें सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है मूलधन, मूलधन यानी पी कितना है 12,600 रुपए। ठीक है, समय कितना है, समय टी बराबर है आपका 2 वर्ष, और दर ब्याज की दर यानी कि आर, आर कितनी है तो वो है आपकी 10%। क्या है 10%। अब देखो हम क्या निकालेंगे, कुल राशि। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कुल राशि ए बराबर, सूत्र क्या होता है पी गुणा 1 + R/100 की पावर टी। तो यहां पर देखो ए बराबर पी कितना है 12,600 गुणा 1 + दर कितनी है 10/100, और समय कितना है 2 साल।
तो 12,600 गुणा, ये देखो 10 को 100 से काटेंगे कितना आएगा, 1/10। कितना आएगा, 1/10। तो 1 प्लस 1/10 की पावर कितनी, 2। इसी को देखो हल करेंगे, 12,600 गुणा 10 का इधर गुणा होगा तो कितना होगा, 11/10 गुणा 11/10। ठीक है। अब देखो इसको जब हम हल करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 126 का गुणा करना है 121 से। तो यहां पर आपका जो अमाउंट राशि आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 15,246 रुपए। कितनी आएगी, 15,246 रुपए, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो हम लिखेंगे चक्रवर्ती ब्याज यानी CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कुल राशि माइनस मूलधन। कुल राशि कितनी आई है, 15,246, और मूलधन कितना था, 12,600। तो आपका ब्याज कितना हो गया, 2,600 और कितना हो गया, 46। 2,646 रुपये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो इस तरह आप क्या करोगे, चक्रवर्ती ब्याज की गणना करोगे। केवल आपको सूत्र लगाना है, पहले क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है, तो फिर अमाउंट में से आपको मूलधन ज्ञात घटा देना है, तो आपके सामने जो प्योर चक्रवर्ती ब्याज है वो आ जाएगा। आगे बात करूं मैं कि चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग, यानी चक्रवर्ती ब्याज CI का जो सूत्र है, उस CI के सूत्र का हम कहां कहां पर उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, हमें जब जनसंख्या के अंदर वृद्धि या कमी निकालनी हो, जब किसी शहर की जनसंख्या एक निश्चित दर से बढ़ रही हो अथवा घट रही हो, तो हमें यदि वो जनसंख्या ज्ञात करनी है कि आज से 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी या 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो उसके लिए हम इसी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। फिर यदि बैक्टीरिया वृद्धि की दर ज्ञात है तो उसकी कुल वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें किसी भी चीज की वृद्धि दर ज्ञात है तो उसकी हम वास्तविक वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। फिर किसी वस्तु का मान ज्ञात करना, यदि मध्यवर्ती वर्षों में उसके मूल्य में वृद्धि या कमी हुई हो, यानी किसी वस्तु की कीमत में यदि समय के साथ बढ़ोतरी हुई हो, यानी वृद्धि हुई हो, या समय के साथ कमी हुई हो, तो हम उसकी कमी या वृद्धि वाले मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र की मदद से हम इस 3 प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जब हम प्रश्नावली हल करेंगे तो वहां पर हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि इस सूत्र का उपयोग कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रश्नावली 7.3 की। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात करो, 2001 की जनसंख्या और 2005 की जनसंख्या। देखो, पहले प्रश्न को समझो। हमारे पास अभी 2003 की जनसंख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 54,000। हमें ज्ञात किसकी करनी है, एक तो ज्ञात करनी है 2001 की और एक ज्ञात करनी है 2005 की, यानी 2 वर्ष पहले की और आपके 2 वर्ष बाद की। ठीक है। और दर कितनी है, तो दर है 5% वार्षिक, ईयरली, ये चीज दी हुई है। तो देखो, जब हमें 2001 की जनसंख्या याद करनी है तो हमारे पास उस समय 2003 क्या हो जाएगा, उस समय 2003 अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट। और हमें ज्ञात क्या करना है, उस समय 2001 यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है। कुल राशि 2003 की कितनी है, यानी कुल जनसंख्या 54,000 है। हमें 2 साल पहले की निकालनी है, यानी अगर हम चक्रवर्ती ब्याज की भाषा में बात करें तो हमें क्या निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। और जब हम 2005 की जनसंख्या की बात करेंगे तो ये हमारे लिए मूलधन हो जाएगा और ये हमारे के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। देखो, यहां पर मैं प्रश्नों को सॉल्व करते हुए समझाता हूं। सॉल्यूशन 1 पहले का, यहां पर लिखेंगे कि यहां वर्ष 2003 में जनसंख्या, वर्ष 2003 में जनसंख्या, तो ये अभी वर्तमान में है, यानी क्या है, अमाउंट। अमाउंट 2003, ये कितना दिया हुआ है, 54,000। ठीक है। और आपकी आर यानी दर, दर आर कितनी है, 5% वार्षिक। क्या है, 5% वार्षिक। और समय कितना है, समय आपका जो टी है या जिसे हम एन कहते हैं, वो है आपका 2 वर्ष। कितना है, वो है आपका 2 वर्ष। मतलब यहां पर क्या स्थिति बनी, यहां पर आपकी स्थिति बन गई कि अमाउंट वो दिया हुआ है 2003 का,
हमें प्रिंसिपल निकालना है 2001 का, फिर 1 प्लस आर, आर बटे में 100 और इसकी पावर कितनी, टी। तो देखो अमाउंट 2003 में कितना है, 54,000, यानी 2003 की जनसंख्या कितनी है, 54,000। हमें ज्ञात क्या करना है, पी 2001 ज्ञात करना है। 1 प्लस आर का मान कितना है, 5/100 और इसकी पावर कितनी, समय कितना है, 2 वर्ष। इसी को देखो यहां पर मैं आगे लिख लेता हूं कि 54,000 बराबर पी 2001 और ये कितना होगा, 1 प्लस 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो 1/20 और इसकी घात 2। ठीक है, अब देखो ये 54,000, ये पी 2001 और यहां पर गुणा 20 प्लस 1, 21/20 गुणा 21/20, क्योंकि घात कितनी है, घात 2 बार है। ठीक है, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है यहां पर, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 21/20 की पावर 2 पहले लिख ले और उसके बाद ये स्टेप कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। ठीक है, अब देखो, अब हमें पी 2001 ज्ञात करना है, पी 2001 ज्ञात करना है। तो यहां पर 54,000 गुणा, ये देखो 20 गुणा 20 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, 20 गुणा 20, फिर इधर ऊपर देखो 21 था तो ये इधर आ जाएगा भाग में, 21 गुणा 21। अब में क्या करना है, इसको हल करना है। देखो कैसे हल करेंगे, 54 गुणा 1000 गुणा 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 400 बट्टे में कितना है, 21 गुणा 21। और जब हम इस पूरे को हल करेंगे तो जो अनुमानित मान आएगा हमारे पास, वो आएगा आपका 48,980 लगभग। कितना आएगा, 48,980 लगभग। यहां पर लिख लेंगे कि अतः 2001 में शहर की जनसंख्या, 2001 में शहर की जनसंख्या लगभग 48,980 होगी। ये किसकी आ गई, आपके 2001 की। अब दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना था, 2005 की निकालनी थी। किसकी निकालनी थी, 2005 की। यहां पर देखो मैं फिर से लिख लेता हूं, ये 2003 है, इसकी कितनी दी हुई है, 54,000। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब हमें किसकी निकालनी है, 2005 की। तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन, और यहां पर जो भी जनसंख्या निकलेगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए हो जाएगा अमाउंट। और समय कितना है, समय है आपका 2 वर्ष, और दर कितनी है, दर है आपकी 5% ईयरली। तो लिखेंगे कि यहां वर्ष 2003 की जनसंख्या, वर्ष 2003 की जनसंख्या वो यहां पर क्या बनेगी, आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन बनेगी 2003, वो कितनी है, 54,000। आर कितना है, 5% वार्षिक, और समय कितना है, तो समय टी है आपका, वो है आपका 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष है। ठीक, अब देखो, अब अमाउंट 2005 का, प्रिंसिपल 2003 का, फिर 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर 2। ठीक है, या आप अभी चाहे तो टी लिख ले। अब आगे देखो, अमाउंट 2005, प्रिंसिपल 2003 कितना है, 54,000, फिर 54,000 1 प्लस आर की जगह 5 बट्टे में 100 और इसकी पावर 2। तो यहां पर अमाउंट 2005 बराबर 54,000 और ये देखो 1/20 की पावर 2। अब देखो अमाउंट 2005, ये 54,000 और यहाँ पर कितना होगा, 20 प्लस 1 यानी 21/20, इसकी घात कितनी, 2। ठीक है, अब अमाउंट 2005
54,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20। और जब हम इस पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास जो जनसंख्या आएगी, अमाउंट 2005, यानी 2005 की जनसंख्या, वो कितनी आएगी? वो आएगी लगभग 59,535। कितनी आएगी? 59,535 आएगी। तो यहां पर लास्ट में लिख लेंगे, अतः 2005 में जनसंख्या 2005 में जनसंख्या 59,535 होगी। ठीक है, चलिए, यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। एक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि बैक्टीरिया की संख्या शुरुआत में आपके 5,06,000 थी। देखो बैक्टीरिया अभी वर्तमान में कितने हैं, सॉरी प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में थे 5 लाख और 6,000। ठीक है, हमें कितने घंटे बाद निकालने हैं? 2 घंटे बाद, 2 आवर बाद निकालने हैं। दर कितनी है? दर है आपकी 2.5% पर आवर। ठीक है, प्रति घंटे की। तो देखें यहां पर पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे कि यहां शुरू में बैक्टीरिया, शुरू में बैक्टीरिया, यानी पी का मान कितना हो जाएगा? पी का मान हो जाएगा 5 लाख और 6,000। ठीक है, दर कितनी है? आर बराबर 2.5% क्या है आपके? प्रति घंटे हैं, 2.5% प्रति घंटा। और समय कितना है? समय टी है आपका 2 घंटे। समय कितना है? समय है आपका 2 घंटे। तो देखो लिखेंगे, अतः 2 घंटे के अंत में, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की कुल संख्या, बैक्टीरिया की कुल संख्या यानी अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर टी। तो यहां पर देखो प्रिंसिपल कितना है? 5,06,000 और 1 प्लस, देखो आर का मान कितना है? 2.5, तो 2.5 बटे में 100 और समय कितना है? 2 साल। तो यहां पर देखो 5,06,000 और इसको हल करेंगे तो 1 प्लस, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना उतरेगा? 10, यानी 25 बटे में 1000 और इसकी पावर 2। तो 5,06,000 1 प्लस, देखो 25 से 1000 को काटेंगे कितना आएगा? 1/40 और इसकी पावर 2। तो 5,06,000 और ये कितना हो जाएगा? 41/40, 41/40 इसकी घात 2। तो यहां पर 5 लाख और 6,000 गुणा 41/40 गुणा 41/40, इसको हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5,060 गुणा 41 गुणा 41 बटे में 4 गुणा 4। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आपका 5,31,616.25। ठीक है, इतना आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे यहां पर कि अतः 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की कुल संख्या, बैक्टीरिया की कुल संख्या 5,31,616 लगभग हो जाएगी। ठीक है, हमने केवल और केवल यहां पर आपके चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती ब्याज की तरफ कुल राशि का सूत्र होता है वो हमने यहां पर केवल और केवल लगाया है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की। क्या दिया हुआ है कि एक स्कूटर है वो 42,000 में खरीदा गया है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का क्या हो गया? अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है बच्चों? कमी होना। क्या होना? अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होना।
एक साल के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। हमें एक साल के बाद में स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो यहां स्कूटर का वर्तमान मूल्य, स्कूटर का वर्तमान मूल्य यानी पी कितना दिया हुआ है, 42,000। ये 42,000 है। अवमूल्यन की दर, अवमूल्यन की दर यानी आर, वो कितनी है, 8% वार्षिक है। समय कितना है, समय आपका 1 वर्ष है। समय कितना है, 1 वर्ष। लिखेंगे अतः 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद स्कूटर का कुल मूल्य, 1 साल के बाद स्कूटर का कुल मूल्य 1 माइनस पी गुणा 1 - R/100 की पावर टी, क्योंकि यहां पर कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट हमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल कितना है, 42,000। 1 - R कितना है, 8 बट्टे में 100 और इसकी पावर समय कितना है, 1 साल। तो 42,000 8 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कितना आएगा, देखो 4 से काटेंगे 2, ये काटेंगे कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। तो 2/25, तो 42,000 25 में से 2 गया तो 23, 23/25 कितना जाएगा, 23/25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हमें हल करना है। तो 42 गुणा 1000 गुणा 23/25। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 38,640 रुपए। कितनी आएगी, 38,640 रुपए। अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर की कीमत कितनी रह जाएगी, 38,640 रह जाएगी। ठीक है, रुपए रह जाएगी। देखो कीमत लाया कितने था, 42,000 में, लेकिन अब कितनी रेट रहेगी, 38,640, यानी मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में आपकी प्रश्नावली 7.3 उससे संबंधित जो भी बेसिक था उस बेसिक को हमने पहले बहुत अच्छे से समझा और उसके बाद इसके तहत प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 दोनों को बहुत अच्छे से समझा है। इसी के साथ हमारा अध्याय 7 आपके राशियों की तुलना ये आज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।